नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज लेक्चर 12 है, जिसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। दोस्तों, जो हमारा पिछला लेक्चर था यानी लेक्चर 11, उसमें हमने राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे और राष्ट्रपति के बारे में जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो सारे हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर लिए थे। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख शक्तियाँ, राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में, राष्ट्रपति के पास जो सैनिक शक्तियाँ होती है, न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, समाधान की शक्तियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती हैं, जैसे कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायिकी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वीटो पावर होगी, वित्तीय शक्तियाँ। तो इनके बारे में हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते जाएंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के पास जो जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 53 में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 53 प्रदान करता है राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्ति, कार्यकारी शक्तियाँ। जो भी कार्यपालिक शक्तियाँ होती हैं वो कौन यहाँ पे प्रदान करता है राष्ट्रपति को? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान करता है। तो जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। लेकिन कार्यपालिका का जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वो किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। सिर्फ नाम मात्र की शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास, लेकिन सारे डिसीजन, सारे फैसले कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, यानी पीएम करता है। लेकिन उसके बाद उसमें जो फाइनल हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं? राष्ट्रपति के पास। उसको राष्ट्रपति फाइनल क्या करता है? उसको स्वीकृत करता है या हस्ताक्षर करता है। तो नाम मात्र की जो शक्तियाँ होती है वो किसके पास होती हैं? कार्यपालिका की, राष्ट्रपति के पास। लेकिन वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं कार्यपालिका की वो किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती है। ये आपको समझना होगा यहाँ पे। तो साथ ही साथ यहाँ पे देखो, भारत सरकार की सभी शासन संबंधित कार्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। कोई समझौता किया जाना हो, कोई संधि की जानी होगी, वहाँ पे किसके नाम पे की जाएंगी? वो राष्ट्रपति के नाम पे की जाएंगी। तो मैं आपको इसीलिए पहले समझा रहा हूँ कि औपचारिकता को तो कौन निभाता है? राष्ट्रपति निभाता है। लेकिन वास्तविक जो फैसले लेता है, वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो किस में निहित होती हैं? प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। ये आपको यहाँ पे समझना होगा। और साथ साथ अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है उसको सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री यानी पीएम होता है। अनुच्छेद 53 आप समझ गए होंगे कि जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वो किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अब यहाँ पे जो भी संबंधित नियुक्तियाँ होती हैं, जो अधिकारियों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह पर? पीएम यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्योंकि वास्तविक जो शक्तियाँ हैं, वास्तविक कमांड कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ये नियुक्तियाँ की जाती हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो ये नियुक्तियाँ कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये भी आती है आपकी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित, कार्यपालिका शक्तियों में आती हैं। तो ये जो नियुक्तियाँ हैं ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि बताइए कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या कोई अन्य ऑप्शन दे देगा। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो आपके राज्यों के राज्यपाल हो गई, या आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गई, इनकी नियुक्तियाँ कौन करता है? तो इस प्रकार के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त अधिकारी हैं, भारत के महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये होते हैं भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार, भारत के महान्यायवादी। तो नियुक्ति इनकी भी किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रक महालेखा, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल और प्रशासक, उपराज्यपाल हो गए, राज्यपाल हो गए, जो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के, इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और दिल्ली और पुदुचेरी, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी ऐसी यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या है? विधानसभा है, विधानमंडल है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे होते हैं मुख्यमंत्री, और यहाँ के मुख्यमंत्री, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। जैसे अगर हम अन्य राज्यों की बात करें
तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उन मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति राजभाषा आयोग हो गया, और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ये कुछ प्रमुख अधिकारी है जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये सारी नियुक्तियां किस शक्ति के अंतर्गत आती है? कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है। तो ये तो हो गया आपकी कार्यपालिका शक्ति। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की जो प्रमुख विधायी शक्तियां हैं, विधिक शक्तियां हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत का मतलब होता है यहाँ पे बुलाना। संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत करता है यानी बुलाता है। और सत्रावसान यानी समाप्त करना, सत्र को समाप्त करना, ये भी कौन कर सकता है? ये शक्तियां किसमें निहित है? वो भी राष्ट्रपति के पास है। और लोकसभा को भंग, देखो राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। जो उच्च सदन होता है संसद का, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा भंग हो सकती है। तो लोकसभा को भी भंग कौन करता है? ये शक्तियां किसमें निहित है? तो ये है आपकी राष्ट्रपति में। सपोज ऐसा हो गया, जैसे कोई सरकार है। अब सरकार के पास क्या होता है कि कई बार बहुमत क्या हो जाता है? बहुमत नहीं रह पाता है, सरकार गिर जाती है, और लोकसभा उस समय क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार या भंग करने की शक्ति किस में निहित है? तो वो है आपकी राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। सपोज दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या है? आपके दो सदन हैं, संसद के दो सदन हैं। कभी किसी विधेयक पे क्या हो गया? गतिरोध उत्पन्न हो गया, या कभी किसी बात पे गतिरोध उत्पन्न हो गया, तो इन दोनों का क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त रूप से इनका अधिवेशन बुलाया जाता है। तो वो संयुक्त अधिवेशन भी कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ये आपको याद करना है दोस्तों। अब जो ये राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, इसकी शक्ति राष्ट्रपति को कौन देता है? अनुच्छेद 108। क्योंकि अनुच्छेद 108 में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करना यानी बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 85 में। ये अनुच्छेद भी आपको दोस्तों साथ साथ में याद करने हैं, साथ साथ में यहाँ पे क्या करने हैं? नोट करते जाने हैं। उसके बाद राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसलिए हमने आपको बताया था कि जो आपकी क्या होती है, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसीलिए यहाँ पे निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किए जाते, क्योंकि वो मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं? स्वयं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसीलिए वो वोट किसको डालेंगे? सीधे उसी राष्ट्रपति को डालेंगे जिसके द्वारा उनको मनोनीत किया गया है। तो इसीलिए राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे विधानसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, वो मनोनीत सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। इसीलिए वो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको समझना होगा। और जहाँ पे भी मतलब उससे संबंधित जो भी पॉइंट आता है वो आपको क्या करना है? उसका रिवीजन करना है। इस प्रकार से पॉलिटी पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये 12 सदस्य कौन होते हैं? जैसे आपके साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में जो क्या होते हैं, विशेष जो ज्ञान रखते हैं, विशेष अनुभव रखते हैं, वे सदस्य यहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं। साथ साथ लोकसभा में भी राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन और वो कौन होते हैं? वो होते हैं एंग्लो इंडियन के सदस्य। लेकिन अब यहाँ पे इसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। एंग्लो इंडियन के जो यहाँ पे सदस्य मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, इनको समाप्त करने का क्या किया जा रहा है? अभी कोशिश की जा रही है कि इसको हटाया जाए, यहाँ पे इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब देखो, किसी क्षेत्र को SC ST जाति है तो आरक्षित कर सकता है, ये भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सम्मिलित किया गया है। और राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक राष्ट्रपति ने उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं किए, उस पर अपना स्वीकृति प्रदान नहीं की। कोई विधेयक जो आपका लोकसभा में भी पारित हो गया, राज्यसभा में भी बहुमत से पारित हो गया, उसके बाद वो जाता है
देखो यहाँ पे लोकसभा में पारित हो गया, उसके बाद जाएगा राज्यसभा में पारित हो गया, उसके बाद किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास। अब यहाँ पे राष्ट्रपति के पास 3 कंडीशन होती है। कोई भी विधेयक, अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे संसद की, ठीक है, कोई भी विधेयक जो संसद में पारित हो गया यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और वो विधेयक चला जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास 3 कंडीशन बचती है। 3 कंडीशन क्या है वो, पहली कंडीशन है या तो राष्ट्रपति को विधेयक बिल्कुल सही लग गया, बिल्कुल पसंद आ गया, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देता है और उस पर हस्ताक्षर कर लेता है और वो विधेयक बन जाता है कानून। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि विधेयक राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया, राष्ट्रपति ने देखा ये विधेयक सही नहीं है, तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब इसमें एक कंडीशन ये फंस जाती है कि सपोज राष्ट्रपति ने एक विधेयक क्या कर दिया, संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, और यदि संसद ने पुनर्विचार के लिए लौटाए विधेयक को संशोधन करके या बिना संशोधन करके पुनः पारित कर दिया है और उसके बाद वो विधेयक चला गया फिर से राष्ट्रपति के पास, तो अब राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी, राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। इसके लिए क्या है, राष्ट्रपति यहाँ पे बाध्य हो जाता है। तो ये 2 कंडीशन आपको समझ गए होंगे, यानी क्या है, राष्ट्रपति के हाथ बांध दिए गए हैं यहाँ पे इसमें, इस कंडीशन में कि एक बार चलो राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया, लेकिन दोबारा राष्ट्रपति को क्या करना ही पड़ेगा, उस विधेयक को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। अब तीसरी कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति क्या करता है, यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति ने देख लिया है कि यह विधेयक सही नहीं है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेता है। सुरक्षित का मतलब यह है कि ना राष्ट्रपति उसको स्वीकृति प्रदान करेगा, न उसमें हस्ताक्षर करेगा और न ही उसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस लौटाएगा, यानी ये बिल्कुल सुरक्षित हो गया। अब जब तक ये राष्ट्रपति से क्या नहीं स्वीकृति होकर नहीं आया तो ये कानून नहीं बन सकता है। तो अधिकांशतः जो विधेयक, अगर राष्ट्रपति को कोई लग गया कि ये विधेयक सही नहीं है, तो राष्ट्रपति उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है, वो विधेयक उसके बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति उसको स्वीकृति प्रदान ही नहीं करता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, राष्ट्रपति के पास 3 कंडीशन विधेयक संबंधी मामलों में, यदि कोई संसद में विधेयक पारित होता है और उसके बाद हो जाता है राष्ट्रपति के पास। अर्थात आप समझ रहे होंगे कि यदि कोई विधेयक लगता है कि राष्ट्रपति को लगता है कि ये विधेयक पारित ही नहीं होना चाहिए, तो वो किस कंडीशन का प्रयोग करेगा, इस कंडीशन को वो अपने पास उसको सुरक्षित कर लेगा, और जब तक कोई विधेयक राष्ट्रपति से स्वीकृत होकर नहीं गया तो वो कानून नहीं बन सकता है। तो इसलिए वो विधेयक क्या हो जाता है, बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है, कभी भी वो पारित नहीं हो सकता तब तक। ये तो हो गई यहाँ पे विधेयक की बात। और ये कौन सी शक्ति है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ में आता है। किसी भी विधेयक को यदि राष्ट्रपति क्या करता है, स्वीकृति देता है, या जो भी अन्य कंडीशन है वो फॉलो करता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया जाता है और किस प्रकार नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो शक्ति का मतलब है किसी विधेयक को राष्ट्रपति किस प्रकार से रोक सकता है। तो ये है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो यहाँ पे टोटल वैसे 4 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास। लेकिन भारत में कितनी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास, कितनी वीटो शक्ति है? तो भारत में 3 वीटो शक्ति है राष्ट्रपति के साथ, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और तीसरा आ जाएगा आपका पॉकेट वीटो। ये 3 वीटो शक्ति हैं राष्ट्रपति के पास, भारतीय राष्ट्रपति के पास। तो एक एक कर हम इनके बारे में समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। और जैसे मैं हर टॉपिक को आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, वैसे ही इस टॉपिक में यहाँ पे प्रयास करूँगा कि आप बड़ी आसानी से वीटो शक्ति को यहाँ पे समझ सकें। तो जो पहली वीटो है वो है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अब ये क्या होता है कि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि कोई विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति को लगता है कि ये विधेयक सही नहीं है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति क्या कर लेता है, सुरक्षित रख लेता है। यानी अगर राष्ट्रपति ने सुरक्षित रख लिया तब ना राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, स्वीकृति उसको प्रदान देगा और न ही उसको पुनर्विचार के लिए संसद में भेजता है। अर्थात वो विधेयक हो जाता है पूर्णतः रद्द। उस विधेयक का कभी कानून बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति उसको स्वीकृति नहीं दे रहा है, राष्ट्रपति ने उसको कर लिया सुरक्षित। तो इस प्रकार इस वीटो को कहा जाता है अत्यंतिक वीटो। तो जिस विधेयक को देख के लगता है राष्ट्रपति को कि ये कभी पारित नहीं होना चाहिए, वो उसमें प्रयोग करता है अत्यंतिक वीटो। और अत्यंतिक वीटो अधिकांशतः उन विधेयकों पर लगाया जाता है जो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक हैं। देखो संसद में 2 प्रकार के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। एक होते हैं सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य कौन होते हैं? जो मंत्रिमंडल का हिस्सा है, जो मंत्रिमंडल में मंत्री हैं।
और गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं, जो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। तो कभी क्या हो जाता है कि जो गैर सरकारी सदस्य विधेयक लाते हैं तो अधिकांशतः उन विधेयकों पर लगता है अत्यंतिक वीटो। दूसरा जो वीटो है वो है आपका निलंबनकारी वीटो। अब ये निलंबनकारी वीटो क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटाता है। माना कोई विधेयक आ गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को वो विधेयक सही नहीं लगा तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेजेगा संसद के पास कि इसको पुनः विचार कीजिए, इसमें तब जाके इसको पारित कीजिए। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो आपके धन विधेयक होता है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति कभी भी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। धन विधेयक को कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है संसद में राष्ट्रपति। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि धन विधेयक जब पारित होता है उससे पहले धन विधेयक को पारित करने के लिए पहले पूर्वानुमति ली जाती है राष्ट्रपति से। अब जब पहले ही राष्ट्रपति ने इसमें पूर्वानुमति दे दी है कि धन विधेयक को पारित कर दो, तो पुनर्विचार के लिए वो लौटाएगा क्यों संसद के पास, क्योंकि पहले ही धन विधेयक को देख लिया राष्ट्रपति ने। तो इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको लिखना है, नोट करना है इंपॉर्टेंट में। तो ये हो गया आपका। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संसद में यदि पुनर्विचार के लिए लौटा भी दिया राष्ट्रपति ने कोई विधेयक और संसद या तो उसमें क्या करे, संशोधन करे, और यदि संशोधन नहीं भी करती है और संसद ने पुनः उसको क्या कर लिया है, पारित कर लिया इस विधेयक को, तो फिर राष्ट्रपति यहाँ पे बाध्य हो जाता है। राष्ट्रपति को इस विधेयक को क्या करना पड़ेगा, स्वीकृति देनी ही होगी। भले ही राष्ट्रपति ने पहले उसको अस्वीकार किया, पुनर्विचार के लिए लौटाया, लेकिन एक बार अगर पुनः संसद ने क्या कर दिया है, उसको पारित कर दिया है, चाहे इसमें संशोधन संसद ने किया है चाहे संशोधन नहीं किया है, तो राष्ट्रपति यहाँ पे बाध्य हो जाता है कि वो इस विधेयक को पुनः क्या करे, स्वीकृति प्रदान करे। और तीसरी जो वीटो शक्ति होती है राष्ट्रपति की वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है, राष्ट्रपति विधेयक पर न तो अपनी सहमति देता है, न इसको अस्वीकृत करता है और न लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के पास यदि कोई क्या आ गया, विधेयक आ गया और राष्ट्रपति को लगा कि ये विधेयक कभी क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी पारित नहीं होना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसको डालता है अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में रख दिया, न उसको स्वीकृति प्रदान करेगा, न उसको सहमति प्रदान करेगा, न उसको पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। यानी वो अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है और कोई भी ऐसी समय सीमा नहीं है संविधान में कि राष्ट्रपति को ये समय सीमा दी गई हो कि राष्ट्रपति को इतने फिक्स डे में क्या करना है, विधेयक को क्या करना है, स्वीकृति देनी है। ऐसा कोई फिक्स टाइम संविधान में नहीं दिया है। तो राष्ट्रपति उसको लंबित कर देता है और वो अपने आप कुछ समय बाद फिर क्या हो जाएगा, जब इतना लंबा हो जाएगा तो फिर विधेयक पारित नहीं हो पाएगा, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो रद्द हो जाएगा। तो ये हो गए 3 वीटो शक्तियां हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति के पास है, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। और एक चौथा वीटो होता है विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो। ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, अमेरिका में ये है। तो 4 प्रकार के वीटो होते हैं राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने हैं, 3 प्रकार के वीटो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीटो शक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के पास है ये अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्ति कौन कौन सी हैं राष्ट्रपति के पास। तो जो धन विधेयक होता है, जो बजट होता है, वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो धन विधेयक होता है राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए संसद में क्या नहीं कर सकता है, भेज नहीं सकता है पुनर्विचार के लिए। क्यों नहीं भेज सकता है, क्योंकि पहले ही धन विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जा चुकी है। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। साथ साथ जो ये धन विधेयक होता है संसद में राष्ट्रपति की सलाह पर इसको वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है संसद में। किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ली जाती है धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए। अब देखो राजनयिक शक्तियां कौन सी हैं राष्ट्रपति के पास। तो जो भारत का कोई भी राजदूत या उच्चायुक्त यदि विदेश जाता है तो उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। और चाहे कोई विदेशी राजदूत या उच्चायुक्त जो भारत में आता है तो वो भी किसके पास प्रमाण देते हैं, किससे भेंट करते हैं, पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं। राष्ट्रपति को क्या देते हैं, अपने प्रमाण पत्र देता है। तो ये दोनों शक्तियाँ कुल मिला के जो राजदूत और उच्चायुक्त, चाहे वो यहाँ से विदेश जा रहा है चाहे विदेश से यहाँ आ रहा है, इस प्रकार की शक्तियाँ भी किसके पास हैं, वो हैं आपकी राष्ट्रपति के पास। अब सैन्य शक्तियाँ देखो, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाएं, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है, चाहे वो आर्मी का प्रमुख हो, चाहे वो एयरफोर्स प्रमुख हो, चाहे वो नेवी प्रमुख, तीनों सेनाओं का
के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। और युद्ध की घोषणा और समाप्ति ये भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार की सैन्य शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यायिक शक्तियां। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं। तो जो आपके चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो गया चाहे वो उच्च न्यायालय, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति है, 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति हैं राष्ट्रपति के पास। यानी राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सजा को क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है। फांसी की सजा को भी टाल सकता है। कौन सा टाल सकता है? राष्ट्रपति टाल सकता है। तो क्षमादान शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो इनके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे डिटेल्स में जाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखो 5 जो क्षमादान शक्तियां हैं। सबसे पहले हम बात करें क्षमा। इसको हम क्या कहते हैं? पर्डन कहते हैं इसको। और क्षमा का मतलब क्या है? यहाँ पे दंड को पूर्णतः समाप्त करना। दंड का मतलब चाहे उसको फांसी की सजा दी गई हो या किसी भी प्रकार की, चाहे वो आजीवन कारावास की इसको सजा दी गई होगी, यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी की भी फांसी की सजा को पूर्णतः क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है, रद्द कर सकता है। आजीवन कारावास की सजा को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। किसके द्वारा? जो आपका क्षमा वाली शक्ति है। क्षमा यानी पार्डन के माध्यम से। तो दंड को पूर्णतः समाप्त करना, इसे क्या कहा जाता है? क्षमा कहा जाता है। पूर्णतः क्षमा उसको कर दिया है। दूसरी जो शक्ति है क्षमादान की वो है परिहार। परिहार का मतलब होता है यहाँ पे दंड की मात्रा को कम करना। अब देखो दंड की मात्रा को कम करने से आप मतलब क्या समझते हैं? यहाँ पे मात्रा का मतलब है यहाँ पे समय, यानी दंड का जो समय है उसको कम करना। जैसे किसी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो उसकी सजा को घटाकर 10 साल कर दिया। किसी को यहाँ पे 1 साल की सजा हो रखी है, उसकी सजा को घटाकर क्या कर लिया? 6 माह कर लिया। लेकिन सजा की प्रकृति वही रहेगी। यानी देखो सजा भी कई प्रकार से होती है। एक होती है कठोर सजा, एक होती है सरल सजा। कठोर सजा यदि किसी ने भयंकर अपराध कर रखा है तो उसको कठोर सजा दी जाएगी। और किसी ने छोटी मोटी चोरी कर ली उसके लिए उसको क्या हो गया? जेल होगी। तो उसको कारावास हो गया माना, तो उसको इतनी ज़्यादा कठोर सजा नहीं दी जाती है। तो जो परिहार होता है उसमें सिर्फ समय कम किया जाता है, मात्रा कम की जाती है दंड की। यानी अगर आजीवन कारावास की सजा है तो उसको 10 साल में बदलो, 10 साल की सजा है तो चलो 5 साल कर दो, 5 साल की सजा चलो उसको 3 साल कर दो। लेकिन यदि कठोर सजा है तो कठोर सजा ही रहेगी, सरल सजा है तो सरल सजा ही रहेगी। इसमें सजा की प्रकृति को नहीं बल्कि सिर्फ मात्रा को कम किया जाता है परिहार में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तीसरा यहाँ पे लघुकरण। लघुकरण में क्या किया जाता है? सजा की कठोरता को कम किया जाता है, दंड की कठोरता को कम किया जाता है। इसमें समय को कम नहीं किया जाएगा। माना सपोज किसी को 10 साल की कठोर सजा मिल रखी है तो इसको क्या मिलेगी? 10 साल की सरल सजा मिलेगी। यानी यहाँ पे क्या किया जाता है? सजा की प्रकृति को कम किया जाता है, समय को कम नहीं किया जाता है, समय वही रहता है। चौथे प्रकार की सजा है, चौथा प्रकार का जो क्षमादान शक्ति है वो है विराम। विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम करना, मतलब कुछ दिन के लिए विराम देना। जैसे माना किसी को, देखो इसमें ना प्रकृति कम होती है ना समय कम होता है। माना कोई बीमार पड़ गया, किसी को क्या है जो सजा हो रखी है और उस सजा के बीच क्या हो गया है? उसका स्वास्थ्य कारण ठीक नहीं है और उसको हो रखी है कठोर सजा। अब यदि उसको स्वास्थ्य कारण ठीक नहीं उसका, तो क्या वो इस कठोर सजा को झेल पाएगा? उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। माना उसको आजीवन कारावास की सजा और उसको बीच में मृत्यु हो जाएगी उसकी, तो इसलिए कुछ समय के लिए उसको विराम दिया जाता है, उसको आराम करने दिया जाता है। लेकिन जैसे ही उसका स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनः उसकी वही कठोर सजा क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो विराम का मतलब है कुछ दिन उसको आराम देना, कुछ दिन उसकी सजा की मात्रा को क्या कर देना है? कम कर देना है। चलो यार उसको थोड़ा आराम दो, कठोर सजा अभी सह नहीं पाएगा, लेकिन पुनः उसकी वही कठोर सजा क्या हो जाएगी? प्रारंभ कर दी जाएगी। और अंतिम में यहाँ पे परविलंबन। परविलंबन यानी लंबित कर देना, मतलब कुछ समय के लिए टाल देना। कि अब जैसे दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। सपोज किसी को 10 तारीख को क्या हो रही है? फांसी हो रही है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी क्या है समस्या आ गई, तो इसकी सज़ा को 10 तारीख को टाल के क्या कर दिया कि चलो इसको 25 तारीख को फांसी दी जाएगी। तो इस प्रकार से लंबित करना, इसमें ना तो सज़ा की प्रकृति को कम किया जाता है, ना सज़ा के समय को कम किया जाता है। सज़ा वही रहेगी, कुछ समय के लिए उसको टाला जाता है किसी कारणों से। अगर टालने का मतलब कई कारण होते हैं, तो कुछ समय के लिए सज़ा को टालना, इसे क्या कहते हैं? प्रविलंबन। तो ये 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति किसी की भी फांसी की सज़ा को भी क्या कर सकता है? उसकी मतलब फांसी की सज़ा को उसमें आजीवन कारावास में बदल सकता है, या किसी को भी किसी भी दंड में क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है, पूर्णतः उसकी सज़ा को समाप्त कर सकता है। ये सारी शक्तियाँ किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास हैं। उसके बाद आती है यहाँ पे आपातकालीन शक्ति।
तो 3 प्रकार के आपातकालीन यहाँ पे शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, 3 प्रकार के आपात लगा सकता है राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रीय आपात है उसका विवरण है अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन ये आता है अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपात ये आता है अनुच्छेद 360 में। तो एक एक करके इनके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो जो राष्ट्रपति शासन जो क्या होता है राष्ट्रीय आपात होता है अनुच्छेद 352 में है जो, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है यदि युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो गया, देश में ही क्या हो गया सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो उस समय राष्ट्रपति कौन सा आपात लगाता है? राष्ट्रीय आपात लगाता है। और ये किसकी सलाह पर लगाया जाता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाया जाता है। और लागू कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब देखो राष्ट्रपति इसको 30 दिन तक पहले लागू कर दिया, लेकिन इस 30 दिन के अंदर फिर क्या करना होगा? अप्रूवल लेना होगा, अप्रूवल या अनुमोदन देना पड़ेगा किसको? संसद को। संसद में संसद से इसका अप्रूवल मिलना चाहिए, तब जाके वो फिर 6 माह के लिए लगता है। और जो राष्ट्रीय आपात लगता है ये प्रत्येक 6 माह के लिए लगता है। 6 माह लग गया, अगर ज़रूरत है तो प्लस इसको फिर 6 माह बढ़ा दो, फिर ज़रूरत है तो प्लस इसको 6 माह बढ़ा दो, तो 6 माह के लिए लगता है यहाँ पे राष्ट्रीय आपात। और इसके लिए अनुमोदन लेना होता है, अप्रूवल लेना होता है संसद का, तब जाके 6 माह के लिए लग सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया वहाँ पे राष्ट्रीय आपात। उसके बाद देखो अब तक सिर्फ 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। 1962 में जब चीन के द्वारा आक्रमण किया गया था भारत में, 1971 में जब पाकिस्तान के द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था, और 1975 में ये लगाया गया था इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के कारण। तो ये 3 प्रकार के अभी तक क्या लगे हैं? राष्ट्रीय आपात लगे हैं 3 बार भारत में। उसके बाद आता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? राज्यों में लगता है। ये क्यों लगता है? अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख मिलता है। राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र क्या हो रहा है? विफल हो रहा है, तो वहाँ पे लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। और तीसरा जो आपात यहाँ पे वो है वित्तीय आपात, जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 360 में। दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख शक्तियाँ राष्ट्रपति की। समाधान शक्ति होंगी, आपातकालीन शक्ति हो गई आपकी, सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्ति, वीटो शक्ति। तो जो भी प्रमुख शक्तियाँ थी राष्ट्रपति से संबंधित, चाहे वो कार्यपालिका या ये विधायिकी शक्तियाँ थी, सारी हमने काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा की। और एग्जाम में जो भी जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे हमने इस वीडियो में आज यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पे कवर किए। उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।